हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला था, वो भी वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मैटर्स में। यहाँ पर बात हो रही है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की, और सेंटर ने इस केस में अपना पहला बड़ा कदम उठा दिया है। पर जो पहला स्टेप सेंटर ने उठाया है वो बहुत ही दमदार भी है। अब आप खुद जरा सोचिए, सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को डिफेंड करते हुए एक 1332 पेजेस का रिप्लाई फाइल किया है। जी हाँ, आपने सही नंबर सुना है। इतना बड़ा अफिडेविट किसी जनरल मैटर के लिए तो बिल्कुल नहीं होता। तो ये साफ साफ शो करता है कि ये केस कितना सेंसिटिव है और कितना लीगल और पॉलिटिकल मैटर्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि सेंटर ने इतने बड़े एफिडेविट में कौन सी शॉकिंग और एक्सप्लोसिव बातें कही है और इस केस को लेकर लीगल नैरेटिव क्या है। तो सबसे पहले सेंटर ने ये क्लियर किया कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 मुस्लिम के एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता। यानी कि इबादत से जुड़ी चीजें, फेथ बेस्ड कस्टम्स या प्रैक्टिसेस पर ये एक्ट बिल्कुल भी काम नहीं करता। जो भी इस एक्ट के थ्रू रिफॉर्म्स लाए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव और सेक्युलर एस्पेक्ट्स पर फोकस करते हैं, जैसे कि वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग या गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। सेंटर ने ये भी कहा कि ये एक्ट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इंक्लूसिव गवर्नेंस को भी फॉलो करता है, और ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के डेमोक्रेटिक वैल्यूज से जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट ने जो अफिडेविट सबमिट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि इस एक्ट को चैलेंज करने वाली पिटिशंस मिस्चीवियस फॉल्स नैरेटिव्स पर बेस्ड है, और सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई संजीव खन्ना से अपील की गई है कि वे इन सारे पिटिशंस को डिसमिस कर दे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया कि ये अमेंडमेंट एक्ट फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशनल है और पार्लियामेंट के पास पावर्स है कि वो वक्फ को मॉडर्नाइज करने के लिए कोई भी स्टेप्स उठा सकते हैं विदाउट इन्फ्रिंजिंग आर्टिकल्स 25 एंड 26। अब इस 1332 पेजेस के एफिडेविट में एक बात मेजर हाईलाइट बनी, और वो था कि साल 2013 के बाद से वक्फ प्रॉपर्टीज में एक काफी शॉकिंग इंक्रीज देखने को मिला है, 116% का। प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस और इवन मुगल एरा में भी वक्फ प्रॉपर्टीज सिर्फ 18 लाख एकर्स थी। हालांकि साल 2013 के बाद से ये नंबर काफी ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ है, 20.9 लाख एकड़ तक ये नंबर पहुंच चुका है। सेंटर ने कहा कि ये इंक्रीज एक रेड फ्लैग है, जिसमें प्रॉपर्टी इंक्रोचमेंट्स और मिसयूज का बहुत ही बड़ा कंसर्न है। इस अफिडेविट में सेंटर ने वक्फ बाय यूजर प्रोविजन पर भी अपना एक डिफेंस दिया है। उनका कहना है कि अगर ये प्रोविजन स्टे हो गया तो इट वुड क्लियरली अमाउंट टू जुडिशियल लेजिस्लेशन, यानी कि पार्लियामेंट के डोमेन का साफ साफ वायलेशन। सेंटर ने आर्ग्यू किया कि पार्लियामेंट ने कॉन्शियसली डिसाइड किया है कि सिर्फ रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज ही लीगली रिकंसिडर्ड होगी। अगर कोई कोर्ट एक इंटरिम ऑर्डर के थ्रू इस प्रोविजन को डाइल्यूट करता है तो एक लेजिस्लेटिव केओस क्रिएट हो जाएगा। एक और एलिगेशन जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिफ्यूट किया है वो है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में मुस्लिम्स का माइनॉरिटी हो जाना। सेंटर ने क्लैरिफाई किया कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 मेंबर्स में से मैक्सिमम सिर्फ 4 नॉन मुस्लिम्स हो सकते हैं, और स्टेट बोर्ड्स में अगर एक्स ऑफिशियो मेंबर नॉन मुस्लिम हो तब भी टोटल 11 में मैक्सिमम 3 नॉन मुस्लिम्स हो सकते हैं। इन शॉर्ट, सेंटर का कहना है कि मुस्लिम ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में जरूर आएंगे और उनका फेथ बेस्ड कंट्रोल बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इस एफिडेविट में ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वे इस केस में कोई भी इंटरिम स्टे ऑर्डर पास ना करे। उनका कहना है कि जब तक लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिज्यूम्ड है तब तक उसको स्टे करना प्री मैच्योर और डेंजरस होगा। उन्होंने आर्ग्यू किया कि अगर कोर्ट ने एक्ट के प्रोविजंस में ब्लैंकेट स्टे लगा दिया तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ कंप्लेनेंट्स पर नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पर भी हो सकता है, जिसे ये लॉ प्रोटेक्ट करने का क्लेम करती है। एफिडेविट में ये भी बोला गया है कि वक्फ प्रॉपर्टीज का सेक्युलर कैरेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और सोशल सेंटर्स भी चलाए जाते हैं। एफिडेविट में ये कहा गया है कि वक्फ इंस्टीट्यूशंस का सेक्युलर कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसमें स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और सोशल सर्विसेज प्रोजेक्ट भी चलाए जाते हैं। इसलिए गवर्नेंस में कुछ नॉन मुस्लिम मेंबर्स का होना कॉन्स्टिट्यूशनल या कम्युनल प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करता। ये एक इंक्लूसिव फ्रेमवर्क है जो कि सेक्युलर और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए बेहद जरूरी है। सेंटर ने ये भी हाईलाइट किया कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 वक्फ प्रॉपर्टी के आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और रेगुलेशन को लीगल स्टैंडर्ड्स के अंदर ले आता है, जिससे मिसयूज रोका जा सके। कोर्ट को बताया गया कि ये लॉ किसी भी सिटीजन के लीगल राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स,
या एक्सेस टू जस्टिस को वायलेट नहीं करता। इनफैक्ट ये एक्ट जुडिशियल ओवरसाइट, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को प्रमोट करता है। एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी था कि सेंटर ने ये आर्गुमेंट दिया कि अगर किसी वक्फ को सच में जेन्युइन होना हो तो उसका रजिस्टर्ड होना बेहद जरूरी है। वक्फ व यूजर का आर्गुमेंट तब तक वैलिड ही नहीं है जब तक कि वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड ना हो। ये आर्गुमेंट लीगल टेक्निकलिटीज को ध्यान में रखकर दिया गया है ताकि जुडिशरी कोई ऐसा ऑर्डर पास ना करे जो रजिस्ट्रेशन नॉर्म्स को बाईपास करे। अप्रैल 17 को कोर्ट में सेंटर ने अश्योरेंस दिया था कि वो मई 5 तक ना तो किसी वक्फ प्रॉपर्टीज को डी नोटिफाई करेंगे और ना ही सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट बोर्ड्स में कोई अपॉइंटमेंट करेंगे। लेकिन 1332 पेज एफिडेविट के जरिए सेंटर ने एक क्लियर स्टैंड ले लिया है कि पार्लियामेंट ने एक लेजिटिमेट, कॉन्स्टिट्यूशनल और पब्लिक इंटरेस्ट बेस्ड लॉ पास किया है जिसे चैलेंज करना सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करने का एक जरिया बन गया है। ये भी कहा गया कि अगर जुडिशरी इस एक्ट पर स्टे लगाती है, वो भी इंटरिम स्टेज में, तो इससे सेपरेशन ऑफ पावर्स वायलेट होंगे। पार्लियामेंट ने अपने डोमेन में काम किया है और जब तक कि प्रॉपर प्रूफ नहीं मिल जाता कि ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तब तक इस पर स्टे लगाना सही नहीं है। तो सेंटर का ओवरऑल मैसेज क्या है? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट कोई कम्युनल या एंटी रिलीजियस मेजर नहीं है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है जिसका पर्पस है वक्फ इंस्टीट्यूशंस को मॉडर्न और अकाउंटेबल बनाना। जो सेक्युलर टास्क वक्फ बॉडीज परफॉर्म करती है उनको बेटर गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंडर लाना इस लॉ का मेन एम है। और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस जैसे वर्शिप, रिचुअल्स, फेथ बेस्ड कंट्रोल, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर एक पॉलिटिकल लेयर भी है। असाउद्दीन ओवैसी जैसे लीडर्स इस एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखने का वादा कर रहे हैं और कुछ अपोजिशन लीडर्स इसको माइनॉरिटी ऑटोनॉमी पे अटैक के रूप में देख रहे हैं। दूसरी तरफ सीएम उमर अब्दुल्ला जैसे लीडर्स ने अपील की है कि जुडिशरी में जो इशू है उसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए। तो क्लियरली ये एक ऐसा इशू बन चुका है जहां लॉ, रिलीजन, पॉलिटिक्स और पब्लिक परसेप्शन सब कोलाइड कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट 5 मई के दिन इंटरिम रिलीफ पे आर्गुमेंट सुनेगी। क्वेश्चन ये है कि क्या कोर्ट किसी प्रोविजन को स्टे करेगा या सेंटर के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वाले आर्गुमेंट्स को प्रेफरेंस देगा? क्या ये अफिडेविट जुडिशरी को कन्विंस करने के लिए इनफ है या फिर पॉलिटिकल और कम्युनल लेंस से देखे गए फियर्स जुडिशरी के कॉन्शियंस को ज्यादा मैटर करेंगे? एक तरफ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करने की बात है, दूसरी तरफ माइनॉरिटी सेंटिमेंट्स और ऑटोनॉमी के इरोजन का कंसर्न। ये एक टफ बैलेंसिंग एक्ट बन चुका है। पर जो चीज क्लियर है वो ये है कि सेंटर का ये अफिडेविट ना सिर्फ लीगल फील्ड के लिए जरूरी है बल्कि पॉलिटिकल फील्ड के लिए भी। तो अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर वापस आ टिकी है। तब तक एक बात तो तय है, ये 1332 पेज का एफिडेविट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक नैरेटिव शेपर बन गया है। और इससे एक बात और समझ आती है कि वक्फ एक रिलीजियस एंडाउमेंट होने के बावजूद कितना ज्यादा पॉलिटिकल और लीगल बैटल फील्ड बन चुका है। तो व्यूअर्स, आपके इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।